नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। नए साल में मेरी आपसे पहली मुलाकात है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं 2024 दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का साल होगा। 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े मुकाबले का साल होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए, दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस का मुकाबला होगा। मेरी कोशिश रहेगी दोनों तरफ की रणनीति, दोनों तरफ की तैयारी और इस मुकाबले की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, हम इस कॉन्टेस्ट को एनालाइज कर पाएं। और इसकी शुरुआत आज से ही करते हैं। आज बीजेपी ने ऐलान किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उसका नारा होगा तीसरी बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार। इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी ने रणनीति तय कर ली है। बीजेपी देश भर में सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि इस बार बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं का दिल जीतने की भी कोशिश करेगी। सभी राज्यों में बीजेपी बूथ लेवल तक मुस्लिम परिवारों के पास पहुंचेगी। खासतौर पर उन मुस्लिम परिवारों से संपर्क किया जाएगा जो किसी न किसी सरकारी योजना के लाभार्थी हैं। सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में शुक्रिया भाईजान, बंगाल में मोदी दादा, महाराष्ट्र में मोदी भाऊ और तमिलनाडु में मोदी अन्ना, इस नाम से अभियान चलाए जाएंगे। इस अभियान की टैगलाइन होगी, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी की इस नई कोशिश का पहला एग्जाम्पल आज मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की इनफॉर्मल तरीके से शुरुआत भी कर दी। नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप में थे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लक्षद्वीप वो जगह है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 95% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं। यहां बीजेपी कभी नहीं जीती, लेकिन आज मोदी ने लक्षद्वीप के लोगों से कहा कि वो उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, संवाद से समाधान तक पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी आज रात लक्षद्वीप में ही ठहरेंगे। जिस वक्त विरोधी दलों के नेता बीजेपी पर राम मंदिर का जिक्र करके हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगा रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांगने की बात कह रहे हैं, मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की याद दिलाकर मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं, उस वक्त मोदी ने अभियान शुरू किया है। आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी ने कल ही मुस्लिम नौजवानों से मस्जिदों को बचाने की अपील की थी। बाबरी ढांचे का एक बार फिर से जिक्र किया था। ऐसे वक्त में मोदी ने अचानक पैतरा बदलकर अपने विरोधियों को चौंका दिया। क्या मुसलमान इस ओवररीच का जवाब देंगे? मुस्लिम वोटर्स पर मोदी के इस अभियान का असर होगा? अब विरोधी दलों के नेताओं की रणनीति क्या होगी, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की बात। मोदी ने लक्षद्वीप में लोगों से कहा, उनकी सरकार लक्षद्वीप के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसका असर लक्षद्वीप के लोग महसूस कर रहे होंगे। अगत्ती द्वीप के सभी घरों में नल से जल की सुविधा भी मिल चुकी है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली, गैस, ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मैं कल कवरत्ती में ऐसी अनेक विकास परियोजनाएं लक्षद्वीप के आप सभी साथियों को सौंपने वाला हूं। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप में इंटरनेट की सुविधा बेहतर होगी। यहां के टूरिज्म सेक्टर को बहुत बल मिलेगा।
आज रात्रि विश्राम भी मैं आपके बीच लक्षद्वीप में ही करने वाला हूं। कल सुबह फिर आप सभी से मुलाकात होगी, लक्षद्वीप के लोगों से संवाद होगा। लक्षद्वीप की बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित क्षेत्र है, एक लोकसभा सीट है, वोटर्स के लिहाज से शायद सबसे छोटी लोकसभा सीट, आबादी करीब 70,000। लेकिन खास बात है कि लोकसभा सीट बनने के बाद 1967 से यहां बीजेपी कभी नहीं जीती। कांग्रेस के पीएम सईद यहां से 10 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे, जो लगातार एक सीट से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। पीएम सईद की डेथ के बाद यहां से लोकसभा का चुनाव उनके बेटे अब्दुल्ला सईद ने जीता। लक्षद्वीप की आबादी में 95% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसलिए नरेंद्र मोदी का इस इलाके में जाकर लोगों से बात करना, प्रधानमंत्री का वहां रात भर ठहरना, यह बीजेपी की रणनीति में बदलाव का संकेत है। बीजेपी ने तय किया कि मुस्लिम भाइयों के दिलों में विरोधी दलों ने बीजेपी को लेकर जो खौफ पैदा किया है, जो दूरियां बनाने की कोशिश की गई है, जो दीवारें खड़ी की गई हैं, उन्हें खत्म करना है। अब बीजेपी खुद मुस्लिम भाइयों और बहनों के घर जाकर उनकी बात सुनेगी और अपनी बात कहेगी। आज बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं खुद आगे आ रही हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखकर शुक्रिया अदा कर रही हैं। पूरे देश से मुस्लिम बहनों के करीब 5 लाख खत प्रधानमंत्री को भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई प्रदेशों से पब्लिक का जबरदस्त फीडबैक मिला है। इसलिए बीजेपी एनकरेज हुई और अब मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने का फैसला किया गया। अगले 2 हफ्तों में देश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहनों को एक भाई मिला है और एक फरिश्ता के रूप में मिला है। जितनी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए दिए हैं, उतना आज तक किसी ने दिया नहीं। इसीलिए बहनों का प्यार फूट रहा है और ख़ुद आगे बढ़ रही हैं, प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कर रही हैं। तो हमारी बहनें सब जगह जवाब हुई, देश भर में कहीं शुक्रिया मोदी अन्ना, तमिलनाडु में शुक्रिया मोदी अन्ना, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो शुक्रिया मोदी दादा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो शुक्रिया मोदी भाऊ, यूपी में अभी जाएंगे तो वहाँ शुक्रिया मोदी भाईजान। तो सब में प्रधानमंत्री मोदी अपना भाई दिख रहा है। हमारी बहनें जमा हो रही हैं जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने, वहाँ सब बहनें पत्र लिख रही हैं मोदी जी को, जिलाधिकारी को हैंडओवर कर रही है, जिलाधिकारी प्रधानमंत्री जी को दे रहा है। एक बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। कोई कहता था बहुत दूरी है, कोई कहता था खाई है, कोई कहता था ये आपस में मिलेगी नहीं, लेकिन जब मिले, आपस में बातचीत हुई, जो प्यार दिखा, तो लोगों ने कहा हम ना दूरी है ना खाई है, तो किसी ने कहा मोदी हमारा भाई है। तो एक नारा भी निकल गया है। वो हस्ताक्षर अभियान चला रही हैं, वो लोगों से मिल रही है, वो चर्चा कर रही है, वो साथ लेकर आ रही है। और ये सारी नॉन पॉलिटिकल बहनें हैं, ये जो समाज से निकल के आती हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनको मोदी जी ने घर दिया है, जिनको मोदी जी ने गैस दिया है, जिनको मोदी जी के कानून बनाने से अगर उसका पति डांटा है, बोला तलाक करके बाहर कर दूंगा, तो उन्होंने कहा खबरदार मोदी जी हमारे पास हैं। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, इसका चमत्कार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत 12 जनवरी से होगी। पहला कार्यक्रम 12 जनवरी को लखनऊ में होगा और इसके बाद हर जिले में करीब 2000 ऐसे सम्मेलन होंगे, जिसमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। यूपी माइनॉरिटीज मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि विपक्ष की सरकारों के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक था, लेकिन मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया। मुस्लिम परिवारों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। कुंवर बासित अली ने कहा कि मुस्लिम परिवारों को अब समझ में आने लगा है कि मोदी ने उनके लिए क्या किया। इसलिए मुस्लिम वोटर्स और बीजेपी के बीच जो खाई थी, वो अब पट रही है। ये जो सब काम है, हिंदुस्तान के कल्चर में अपनत्व की भावना के साथ एक बड़ा भाई ही बहन के लिए करता है, या एक जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से शौचालय की चिंता की गई, उनके स्वास्थ्य की चिंता की गई, उनके बच्चों की चिंता की गई,
बच्चियों की चिंता की गई, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप में भी मुस्लिम बच्चों को 50% का हिस्सेदारी दी गई और लगभग 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को मिली। और शादी का अगर आप अनुदान देखेंगी तो उसमें बड़ी तादाद मुस्लिम बच्चियों की है और उनमें बड़ी तादाद में गरीब बेटियों की शादी हुई। तो एक जब हमने बात की तो मुस्लिम महिलाओं का एक भाव था कि मोदी जी ने एक भाई की तरह काम किया है, वो हमारे भाईजान हैं, तो ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम शुक्रिया मोदी भाईजान। एक हम प्रधानमंत्री को क्या दे सकते हैं, हम उनका साथ दे सकते हैं और एक बहन अपने भाई की जीत के लिए अधिक कोशिश करे। ऐसे इस प्रयास से, ऐसे इस कोशिशों के साथ हम एक हर जिले के अंदर 1000 से 2000 मुस्लिम औरतों के साथ एक कार्यक्रम करेंगे जिसका जो टाइटल होगा वो होगा शुक्रिया मोदी भाईजान। एक विशेष भाव है मोदी जी के लिए मुस्लिम बहनों के मन में, मुस्लिम माताओं के मन में, और वो जब कहती हैं कि इनसे अच्छा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला, इन्होंने जो योजनाएं लाई ऐसी योजनाएं हमारे कोई नहीं लेकर के आया। तो ये जो भाव है, यही भाव कहीं ना कहीं खाई को पाटने का काम करेगा। अब सवाल है कि बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस का असर क्या है? बीजेपी इस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कहां से ये विश्वास आया? क्या वाकई में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा है? लखनऊ में हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की। इन महिलाओं की बात सुनकर आपको लगेगा कि बीजेपी ने हर मुस्लिम परिवार के दरवाजे पर जाने का फैसला क्यों किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार ने लगातार काम किया है और शुक्रिया बनता है। इसलिए मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि आगे आकर उनका शुक्रिया अदा करें। जिस तरह से 3 तलाक ख़त्म किया गया, जिस तरह से हलाला ख़त्म किया गया, 370 ख़त्म किया गया, महिलाओं के लिए जाने में और जाने में जितने भी काम हुए हैं बहुत ज़्यादा सराहनीय हैं और हम सब महिलाएं मिलकर उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम चाहते हैं कि 2024 में फिर से मोदी सरकार बने और इसी तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए जिस तरह मोदी सरकार काम कर रही है, हम सब महिलाएं शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो उन्हीं ने औरतों के लिए जो काम किए हैं, जो उसकी वजह से वो शुक्रिया अदा करेंगे। जो औरतों के लिए उन्हीं ने लोन और वो सुविधाएं जो दी हैं बैंक की तरफ से, उसके लिए शुक्रिया। सबके लिए हेल्प की है उन्होंने, सबके लिए हर चीज़ हो रहा है, अवेलेबल कर रहे हैं, हर चीज़ ज़रूर करेंगे सब, उसके लिए शुक्रिया बोल रहे हैं हम लोग। बीजेपी के इस नए अभियान की खबर हमें दी है हमारे पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर ने। तो सीधे देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, सारी दुनिया में, देश में तो ये चल रहा है कि बीजेपी राम मंदिर बना रही है, सारा चुनाव राम मंदिर के आसपास लड़ा जाएगा, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन होगा। अब ऐसे में ये खबर आप कहां से लाए कि बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं से संपर्क लेकर अभियान शुरू करने का फैसला किया है? क्या मतलब है इसका? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी को अगर देखें रजा जी, तो सीधे सीधे वो समझ में आता है कि वो एक डिजाइन के तहत इस आउटरीच प्रोग्राम को तय किया गया था और उसी के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये अचानक नहीं हो रहा है। पिछले साल हमने देखा कि जब हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी या उसके बाद दिल्ली में जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब पीएम मोदी ने इस बात को सभी पदाधिकारियों से कहा था कि आपको माइनॉरिटीज़ के बीच आउटरीच करना है और उस कार्यक्रम को आप करें और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो अच्छे काम हैं, उनके बारे में उनको बताएं कि इस काम से आपको कैसे कैसे फ़ायदा हुआ और उनका फीडबैक भी लें। उसके बाद ये चयन किया गया कि अल्पसंख्यक सूफी संवाद किया जाएगा। बीजेपी ने तब ये तय किया। हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में लगभग 37% हिस्सा ऐसा है जो कि सूफी को मानते हैं और वहाँ पर बहुत सावधानी के साथ पीएम मोदी ने निर्देश दिया था कि आपको सीधे वोट नहीं मांगना है। उनको बखूबी मालूम है कि इस तरह से आप वोट मांगने से मिलता नहीं, आपको आउटरीच करना है और उनको तर्क और तथ्यों के आधार पर उनसे बात करनी है और सिर्फ ये बताना है कि इस सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया या क्या करने जा रही है। बाकी चीज़ें छोड़ दें, अपने आप उनका जो मानस है उसमें बदलाव होगा, क्योंकि रातों रात वो हो नहीं सकता था। तो अल्पसंख्यक सूफी संवाद के मार्फत सूफियों का चयन किया गया। सूफी बहुत आसानी के साथ थोड़ा सा अपेक्षाकृत लिबरल माने जाते हैं। उन लोगों ने इस बात को समझा। उन्हें बीजेपी का सदस्य नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें समाज में वैसे ही जाने को कहा गया ताकि वो खुद जाकर इस बात को कहें बाकी मुसलमानों के साथ कि अगर ये सरकार, केंद्र की सरकार आपका डेवलपमेंट कर रही है, आप इनकी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे ट्रिपल तलाक की बात कर लें, तो हज कोटा में बढ़ोतरी की बात कर लें, आवास योजना, उज्ज्वला, उजाला, ऐसी तमाम स्कीम्स का अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको क्यों नहीं वोट देना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा कार्यक्रम यह किया गया कि कंपैरिजन ड्रॉ किया गया। जैसे तिरस्कार से पुरस्कार, शहबानो मामलों में तब क्या किया गया था और अब ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया।
तुष्टिकरण से संतुष्टिकरण, यानी कि पहले सिर्फ आपको अपीजमेंट का भाव दिया जाता था, अब आपको वाकई डिलीवरी करके संतुष्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से की जा रही हैं ताकि बिना वोट सीधे सीधे मांगे कम से कम एक कम्युनिकेशन के तौर पे एक बिल्डअप हो, विश्वास, और उसका फायदा हो सके उन 65 सीटों पे जो कि बीजेपी ने चयन किया है, बीजेपी ने उसको चिन्हित किया है कि देश की जो माइनॉरिटी बहुल सीटें हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पे 33% से लेकर 98% तक मुसलमान रहते हैं, उन सीटों पर इसका फायदा उठाया जा सके और उसी डिजाइन के तहत इस काम को किया जा रहा है। और सर रजत जी, जैसा कि आपने कहा कि राम मंदिर के बाद बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा मुसलमानों के बीच राम मंदिर को लेकर भी वैसे ही जनसंपर्क अभियान चलाने जा रहा है, इस रूप में कि इसका फैसला कितने बेहतर तरीके से हुआ, कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ और बीजेपी के तरफ से नरेंद्र मोदी के निर्देश पे कोई भी ऐसी भड़काऊ या चेस्ट थंपिंग वाली बात नहीं की गई। तो इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश गया और बधाई के तौर पर और इकोनॉमिक मॉडल के तौर पर अयोध्या का दिखाया जा रहा है मुसलमानों के बीच भी, उसको लेकर भी एक अभियान की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। देवेंद्र जी, वाकई में प्रयास तो अच्छा है, देश की माइनॉरिटीज़ के पास, मुसलमानों के पास बीजेपी के लोग पहुंचें, अपनी बात बताएं, उनका विश्वास जीतने की कोशिश करें, लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नए साल के दूसरे दिन ये अच्छी और बड़ी खबर देने के लिए। बड़ी बात यह कि मोदी ने 10 साल पहले नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी आपकी अदालत में आए थे तो मुझे याद है उन्होंने कहा था वो चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में कंप्यूटर। उस वक्त मोदी ने कहा था अगर वो प्रधानमंत्री बने तो सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करेंगे। मोदी ने 10 साल तक इस थीम पर काम किया है। मुस्लिम भाइयों के दिलों में जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, संदेह थे, उनको दूर करने की जो कोशिश हुई उसमें कितनी कामयाबी मिली। बीजेपी ने दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया है, इसका राजनीतिक असर क्या होगा, क्या वाकई में बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। बीजेपी की मंशा, बीजेपी का मकसद तो समझ में आता है। देश में करीब 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम मतदाता जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए अगर बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करना है तो ये मुसलमानों के वोट के बगैर नहीं होगा। लेकिन बीजेपी और मुस्लिम वोटर्स के बीच खाई गहरी है। ये सब मानते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमानों तक बिना भेदभाव के पहुंचा है। मकान मिले, राशन मिला, बिजली मिली, नल से जल मिला, लोन मिला, हुनर को मौका मिला, पर मोदी को मुसलमानों का वोट अब तक नहीं मिला। मुस्लिम समाज में मोदी को लेकर एक बड़े वर्ग में परसेप्शन तो बदला है, पर बीजेपी की विचारधारा को लेकर, इसके कई नेताओं की बयानबाजी को लेकर, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर, गौरक्षा को लेकर जो सवाल उठे, इन सारी बातों से शक है, डर है और विरोधी दलों के नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वो भी मुसलमानों को भड़काने का, उनके दिल में आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट में से कुछ परसेंटेज भी बीजेपी के पाले में चला गया तो विरोधी दलों के एंटी मोदी मोर्चे के सारे सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी मौका लगते ही शुरुआत कर देते हैं। आजकल राम मंदिर का हवाला देकर वो काम पर लग गए हैं। ओवैसी ने मुस्लिम नौजवानों से कहा, एक मस्जिद तो छीन ली गई, अब जाग जाओ, दूसरी मस्जिदों को बचाओ। लेकिन मोदी के इस बयान पर बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की, ऐतराज जताया है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन घुस गया है, इसलिए वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं। लेकिन इस देश के हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है, इसलिए ओवैसी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं।
हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी गजनी के रूप में, कभी लोदी के रूप में, कभी बाबर के रूप में, मुगल आक्रांताओं के द्वारा ये हिंदुओं को सताया गया। फिर अंग्रेज आए, प्रभु श्री राम तब तक कैद रहे टेंट में। 22 तारीख को अब जो समय है हिंदू पुनर्जागरण का, सनातन हिंदू पुनर्जागरण का, मैं युवाओं से कहूंगा जागो और पुनर्जागरण का समय है। हर घर में दीपक जलाओ और संकल्प लो उस दीपक के साथ कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर किसी की कुदृष्टि न पड़े। गिरिराज सिंह ने यह सब क्यों कहा, किस बात पर रिएक्ट किया, यह मैं आपको सुनवा देता हूं। ओवैसी ने कल हैदराबाद में अपनी तकरीर में कहा था, बाबरी ढांचे की याद दिलाकर मुसलमान नौजवान को भड़काने की कोशिश की थी, वो आपको मैं सुनवा देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी ओवैसी को आईना दिखाया। आलोक कुमार ने कहा कि ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं, कानून जानते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। वो न न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, न संविधान की शपथ का पालन कर रहे हैं। आलोक कुमार ने कहा कि ओवैसी की फितरत मुस्लिम नौजवान भी समझने लगे हैं, इसलिए अब कोई उनकी बात पर तवज्जो नहीं देता। मैं समझता हूं कि इस समय विपक्ष के कुछ लोगों में अनर्गल बात कहने की होड़ मची है। हम सबको मालूम है कि अयोध्या का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। उसमें बीजेपी का कोई नेता शामिल नहीं है। ओवैसी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये राम जन्मभूमि है, तो इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। पर मुझे एक बात का संतोष है, ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है, पर मुसलमान सुनते नहीं है। ओवैसी की सियासत का एक बड़ा हिस्सा राम मंदिर के विरोध पर टिका है। वो लगातार कहते रहे हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। हालांकि उनके कहने से कुछ होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये एक सर्वमान्य सत्य है कि अब वहां राम मंदिर है और राम मंदिर ही रहेगा। तमाम विरोधी दल भी इस हकीकत को समझ चुके हैं। मुस्लिम भाइयों बहनों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल से स्वीकार किया है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ शांति से हो रहा है। लेकिन ओवैसी इस हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनके भड़काऊ भाषण कोई असर डालें या न डालें, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते।
इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष देखने और समझने की जरूरत है। अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उनकी सरकार के सभी बड़े मंत्रियों और अफसरों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में योगी ने कहा कि प्रोग्राम अभूतपूर्व होगा, अद्भुत होगा। योगी ने कहा इस वक्त पूरा देश राममय है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत को लेकर किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या की सुरक्षा, स्वच्छता और भव्यता से समझौता नहीं किया जाएगा। मीटिंग में शामिल अफसरों ने बताया कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट गाइड ऐप तैयार हो रहा है। ट्रेन से पहुंचने वालों को कार्यक्रम में पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था हो गई है। अयोध्या की सड़कों पर स्मार्ट साइनेज लगाए जा चुके हैं और इसके अलावा प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी से हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या पहुंचाने का इंतजाम हो गया है। अयोध्या में भक्तों के लिए माता शबरी की रसोई बनकर तैयार है। जो रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं उनका नाम निषाद राज अतिथि गृह होगा। इस मीटिंग के बाद योगी ने कहा कि यह संक्रमण काल है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का समय है, इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो अपने फायदे के लिए समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। गुलामी की मानसिकता से सर्वथा मुक्त होंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। योगी ने सावधान किया, किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ समाज को तोड़ने, लोगों को भड़काने वाले नेताओं की बात की। लेकिन अखिलेश यादव को पता नहीं क्यों यह बात बुरी लग गई। आज अखिलेश ने कहा बीजेपी राम के नाम पर सियासत कर रही है। अगर उन्हें भगवान बुलाएंगे तो वह अयोध्या जरूर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ भगवान से बड़े नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के नेताओं को पता है कि किस किस तारीख को भगवान का बुलावा आने वाला है। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? विरोधी दलों के नेता किसी तरह अयोध्या में होने वाले समारोह से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता घर घर जाकर अयोध्या से लाए गए अक्षत को बांट रहे हैं। अयोध्या के मंदिर में भव्य उद्घाटन के मौके पर 22 जनवरी को अपने अपने मोहल्लों में उत्सव मनाने की अपील कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भोपाल में गली गली घूमकर 22 जनवरी के उत्सव के लिए न्योते बांटे। मोहन यादव ने पहले अक्षत कलश की पूजा की, फिर उसे सिर पर उठाया और फिर भोपाल के गीता नगर इलाके में कई घरों में जाकर पीले चावल बांटे।
मोहन यादव ने लोगों से कहा कि 22 जनवरी को प्रभु राम की घर वापसी हर घर में दीपावली जैसी होनी चाहिए। निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है, भगवान राम का गृह प्रवेश हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 550 साल बाद सम्राट विक्रमादित्य काल का जो मंदिर था वो तोड़ा गया था और मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा है। समूचा हिंदू समाज और पूरा देश इसके लिए गौरवान्वित है। ऐसे अद्वितीय क्षण के लिए मैं निमंत्रण देने निकला हूं कि हम अक्षत कलश के माध्यम से सबको आह्वान कर रहे हैं कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपने अपने स्थान पर ऐसे पूरे उत्सव का हिस्सेदार बनिए, भागीदार बनिए। मध्य प्रदेश सरकार सभी राम भक्तों का, सभी सनातन धर्मियों का पुष्पांजलि के पुष्प वर्षा करके उस अयोध्या के मार्ग का स्वागत करेगी, उनका आह्वान करेगी। जैसी तस्वीरें भोपाल में दिखाई दी, ऐसी तस्वीरें पूरे देश से आ रही है। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर राम मंदिर की एक झांकी तैयार की गई है, जो बिल्कुल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तरह है। आज देवेंद्र फडणवीस ने इस राम मंदिर रथ की पूजा की और फिर उसे हरी झंडी दिखाई। यह रथ मुंबई और आसपास के इलाकों में जाएगा, जहां लोग इस रथ के जरिए राम मंदिर का दर्शन करेंगे। देवेंद्र फडणवीस से कहा कि क्योंकि 22 जनवरी को राम भक्त अयोध्या नहीं पहुंच सकते, सारे लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए वो इस रथ के जरिए प्रतीकात्मक के तौर पर सिंबॉलिक राम मंदिर का दर्शन करेंगे और भगवान राम की पूजा कर सकेंगे। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में उद्घाटित होने वाला है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो वहां पहुंचे, लेकिन ये संभव नहीं है और किसी न किसी प्रतीकात्मक रूप में प्रभु श्री राम जी का दर्शन मिले, मंदिर का दर्शन मिले। ये जो उनकी आस है, उस आस को पूरा करने के लिए ये श्री राम जी का मंदिर यहाँ पर तैयार किया गया है। प्रतीकात्मक रूप में राम दरबार को लेकर लोगों के बीच जाएगा और लोग राम दरबार का दर्शन भी ले पाएंगे। जहां तक राजनीति का सवाल है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता विरोधी दलों के नेताओं को भी भेजा गया है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता इस समारोह से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन यह करीब करीब तय हो गया कि ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। लेफ्ट पार्टियों के नेताओं ने भी समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन मिलेगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन अब निमंत्रण मिल गया है तो कह रहे हैं कि बुलावा बीजेपी का है, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। असल में विरोधी दलों के नेताओं की कोशिश है यह साबित करना कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो राम के नाम पर बीजेपी का सियासी एजेंडा है, इसलिए वो इससे दूर रहेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के नेता इस बात से इनकार नहीं करते कि राम मंदिर के निर्माण में नरेंद्र मोदी का बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। अयोध्या के कार्यक्रम को भव्य बनाने की बड़ी योजना है और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद बीजेपी से बड़ा इशू बनाएगी। आज जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसकी रूपरेखा तैयार की। मीटिंग में तय किया गया कि बीजेपी 14 से 22 जनवरी तक पूरे देश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएगी, जिससे 22 जनवरी को 5 लाख मंदिरों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट हो और उसका बेहतर इंतजाम हो सके। इसके बाद 25 जनवरी से 25 मार्च तक देश के राम भक्तों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए 430 शहरों से 35 स्पेशल ट्रेन चलेगी। अयोध्या में 50,000 भक्तों के ठहरने का इंतजाम बीजेपी करेगी। कुल मिलाकर चुनाव से पहले देश का माहौल राममय होगा और बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। विरोधी दलों के नेताओं को इसी बात की टेंशन है कि बीजेपी की इस एग्रेसिव स्ट्रेटेजी का क्या तोड़ निकाला जाए, क्योंकि ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत कर रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोशिश है कि कई बड़े इश्यूज उठाए जाएं, बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से
लोकसभा चुनाव में करप्शन को एक बड़ा इशू बनाया जाएगा और एक बार फिर विरोधी दल ईडी के एक्शन पर हमला करेंगे। जमीन घोटाले के केस में ईडी के सख्त रुख के बाद अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि आज हेमंत सोरेन ने ईडी के नोटिस का जवाब दे दिया और कल उन्होंने जेएम के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि गिरफ्तारी के डर से हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं और अपनी जगह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। असल में ईडी ने 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन को 7वां नोटिस भेजा था। इस बार जो नोटिस भेजा गया उसमें हेमंत सोरेन से कहा गया कि वो पूछताछ की जगह, वक्त और तारीख बताएं। अगर उन्होंने 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने आज ईडी को जवाब भेज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी का संबंध गैर कानूनी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि वो जांच में सहयोग के लिए तो तैयार है, लेकिन ईडी उनका मीडिया ट्रायल करने की कोशिश कर रही है। संबंध उन तक पहुंचे उससे पहले मीडिया के पास पहुंच जाता है। हालांकि हेमंत सोरेन जानते हैं उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए हेमंत सोरेन ने अब प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। आज वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता शिबू सोरेन से मिले, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद कल शाम 4:30 बजे विधायक दल की मीटिंग बुलाई। क्योंकि कल अचानक गांडे सीट से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए चर्चा शुरू होगी कि हेमंत सोरेन इस सीट से अपनी वाइफ कल्पना को चुनाव लड़वा सकते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनवा सकते हैं। इसीलिए अब झारखंड में सरकार बदलने की बात जोर शोर से हो रही है। जेएमएम में हलचल है और कांग्रेस के प्रभारी जीए मीर भी रांची पहुंच गए हैं। कल रांची में कांग्रेस विधायक दल की भी मीटिंग होगी। आज कांग्रेस के विधायक और हेमंत सोरेन की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा पार्टी की मीटिंग में झारखंड के विकास को लेकर चर्चा होगी, बाकी क्या होगा उन्हें कुछ नहीं मालूम। बन्ना गुप्ता ने कहा वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, जो कल की बात आज ही जान जाएंगे। बैठक करेंगे तो बैठक के बाद अरे भाई अब बैठक, मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। बैठक होगी, बैठक में राज्य को कैसे हम और उन्नतशील, समृद्धशील, प्रगतिशील ले जाएं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। प्रयास लगाया जा रहा है कल ईडी के कार्रवाई के बाद हो सकता है कि और जो सरफराज अहमद के अब देखिए होने को तो ऊपर से वज्रपात गिरेगा, हम और आप मर जाएंगे, तो ये कौन जानता है। लेकिन कांग्रेस के एक और विधायक और हेमंत सोरेन की सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख ने दूसरी बात कही। बादल पत्रलेख ने कहा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में झारखंड के सरकार के बारे में नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात होगी। बादल पत्रलेख ने कहा कल क्या होगा, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर रहेंगे या कोई और चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसकी जानकारी तो कल ही मिलेगी, आज वो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल लोकसभा चुनाव सामने है और उसको लेकर सभी का सुझाव आएगा। सीट शेयरिंग में कौन हम लड़ेंगे, कौन गठबंधन दल के लोग लड़ेंगे, अन्य मैटर भी है जिस पर चर्चा होगा। और उस बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता विधायक दल या फिर जिन्हें प्राधिकृत किया जाएगा वो आपकर सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। ये उन सब बातों पे हम नहीं जाते हैं। सोरेन की चर्चा है कि मुख्यमंत्री या फिर ये बातें आपको कल स्पष्ट कर दी जाएगी। सब एक ही बात करें कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कल स्पष्ट होगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी झारखंड में पूरी तरह एक्शन में है। बीजेपी की कोशिश है कि हेमंत सोरेन का प्लान बी कामयाब ना हो पाए, इसलिए बीजेपी के नेता गवर्नर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा अब गवर्नर का रोल बड़ा होगा क्योंकि अब झारखंड में चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कानून के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी के नेता गवर्नर से अपील करेंगे कि वो झारखंड में संवैधानिक संकट पैदा होने से रोके। कि जो भी सिचुएशन जो अभी पैदा हुई है तो एक प्रकार से
जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे ही उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट की निर्णय आ चुका है। वो तो 1 साल से भी अधिक समय था। तो इसलिए हम महामहिम राज्यपाल से पार्टी मिलेगी और इसको निवेदन करेगी, अगर कोई इस प्रकार की प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ा। नहीं तो फिर राज्य संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा। हालांकि झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन इस वक्त चेन्नई में हैं। चेन्नई रवाना होने से पहले रांची में सीपी राधाकृष्णन ने कहा उन्होंने भी इस तरह की चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं आई है। सीपी राधाकृष्णन ने कहा अगर किसने अपराध किया है तो कानून के मुताबिक उसे सजा भुगतनी ही होगी। These all are on the cards, but nothing has concretely developed. But I was repeatedly telling you one thing. Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Raj Bhavan is keeping watch only on one thing, the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जेएमएम का कोई विधायक साफ साफ अभी तक कुछ नहीं बोला है। खुद हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों को गलत बताया है। हेमंत सोरेन ने पीटीआई से कहा कि मेरी पत्नी के चुनाव लड़ने की खबर बीजेपी की बनाई हुई है। बीजेपी ने झूठा नैरेटिव तैयार किया है कि मैं कल्पना सोरेन के हाथ में कमान देने जा रहा हूं। लेकिन सवाल है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर हेमंत सोरेन क्या करेंगे? इस पर उन्होंने विचार तो किया होगा, रणनीति तो बनाई होगी। चारा घोटाले में फंसने के बाद लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, यह एग्जाम्पल सामने है। इसीलिए इस बात की चर्चा है कि हेमंत सोरेन उसी रास्ते पर चलेंगे, अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके लिए सीट खाली करा ली गई है। जहां तक हेमंत सोरेन के खंडन का सवाल है, ये सब जानते कि राजनीति में जो होता है उसे एडवांस में बताया नहीं जाता, और जो बताया जाता है वो असल में होता नहीं। अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका होगा। जो मुश्किल हेमंत सोरेन के सामने है, वही मुसीबत अरविंद केजरीवाल के सामने भी है। शराब घोटाले के केस में ईडी केजरीवाल को 3 बार समन दे चुकी है। केजरीवाल को कल ही ईडी के सामने पेश होना है। इस बार केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज कुछ भी नहीं बताया गया। अगर केजरीवाल पेश होते हैं, ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है, तो फिर उनके सामने भी यही सवाल होगा, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। हालांकि पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को मैंडेट दिया है कि अगर उन्हें जेल भेज भी दिया जाए तो वो जेल से ही सरकार चलाए। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है और इसका प्रेशर आम आदमी पार्टी पर दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। फिलहाल कांग्रेस भी इस इशू पर केजरीवाल का साथ नहीं दे रही। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत उनकी पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। कल भगवंत मान ने कह दिया था कि कांग्रेस को पूछता कौन है, एक थी कांग्रेस। आज कांग्रेस के नेताओं ने जवाब दिया, एक था झूठा। पवन खेड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती हैं, दोनों मुंह खाएंगे। और इसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रगट सिंह ने कहा, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन गई है। अब केजरीवाल को अपनी पार्टी का स्टैंड साफ करना चाहिए।
ये जो मानसिकता है भगवंत मान की, यही मानसिकता बीजेपी की है। देखो, ये कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये किसकी मानसिकता है? ये तो पब्लिकली बीजेपी कह चुकी है। भगवंत मान भी वही कहते हैं कि एक थी कांग्रेस। ये अपने सुप्रीमो से तो कम से कम पूछ ले, जहां केजरीवाल जी इसको क्लियर कर लें कि उनकी क्या मंशा है। वो तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में लगे हुए हैं। ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट करते रहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी की बी टीम है और ये भी यही चाहते हैं जो आरएसएस जहां बीजेपी चाहती है। केजरीवाल जी क्लैरिफाई कर दें कि इनका चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि वो कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा, यही कांग्रेस का संस्कार है। उन्होंने कहा, मान ने जो भी कहा वो हकीकत है। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। ये तो सच्चाई है कि एक थी कांग्रेस, तो दिल्ली में भी हमने देखा है, पंजाब में भी हमने देखा है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो जो रियलिटी है वो बात की है। वो बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता। ये तो सारा पंजाब ने तय किया है। पंजाब के वो हीरो हैं, देश के जो चुनिंदा मुख्यमंत्री लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, भगवंत मान जी उनमें से आते हैं। तो ये जो कांग्रेस की जो शब्दावली है बिलो द बेल्ट, ये उनका कल्चर है, ये उनको बात। इस मामले में दो बातें साफ हैं। पहली है कि केजरीवाल ईडी के चक्कर में फंसे हैं। इससे कांग्रेस के नेता भीतर ही भीतर खुश हैं, क्योंकि केजरीवाल पर ईडी का जितना ज्यादा प्रेशर होगा, वो ईडी के चक्कर में जितने ज्यादा फंसेंगे, केजरीवाल विरोधी दलों के अंदाज में शामिल रहने के लिए उतने ही मजबूर होंगे। और दूसरी बात है कि केजरीवाल ये दिखाना नहीं चाहते कि वो किसी प्रेशर में। इससे उनकी सीट शेयरिंग बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। इसीलिए उनकी पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली में असलियत को बयान कर रहे हैं। सीटों के मोल भाव से पहले कांग्रेस पर प्रेशर बनेगा। चूंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की डेडलाइन 10 जनवरी तय की गई है, कल भी इंडिया अलायंस के नेताओं की ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई है, जिससे सीट शेयरिंग पर बात हो। खबर यह भी है कि कल होने वाली इस मीटिंग में नीतीश कुमार की इच्छा और लालू यादव का सपना पूरा हो सकता है। नीतीश कुमार को विरोधी दलों के अलायंस का कन्वीनर बनाने पर सहमति बन सकती है। पता लगा कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अलायंस में शामिल पार्टियों के नेता इसमें हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने का सुझाव कांग्रेस की तरफ से दिया जा सकता है। कांग्रेस ने इस मामले में तेजस्वी और अखिलेश यादव की सहमति ले ली है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और वामपंथी दलों के नेता भी इस बारे में चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा स्टेक कांग्रेस के हैं। यह चुनाव कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें बिहार और महाराष्ट्र से हैं। ऑपोजिशन का अलायंस इन्हीं दो राज्यों में सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए बिहार में नीतीश की नाराजगी कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही कांग्रेस बिहार में लालू को नाराज कर सकती है। अब तक जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक लालू चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाकर दिल्ली भेज दिया जाए, ताकि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो सके। इसके लिए कांग्रेस का नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार होना और प्रपोज करना जरूरी है और इस दिशा में काफी काम हुआ है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस बात से सहमत नहीं लगते, लेकिन असलियत 1-2 दिन में सामने आ जाएगी। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा आज ट्रांसपोर्टर के सामने सरकार कैसे झुकी। नए साल के दूसरे दिन की दूसरी अच्छी खबर यह है कि 2 दिन से चल रही ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक आज खत्म हो गई। सरकार से बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने इसका ऐलान किया। आज होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस के मेंबर्स को बुलाकर उनसे बात की। असल में ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स हिट एंड रन के केस के लिए बनाए गए नए सख्त कानून का विरोध कर रहे हैं।
नए कानून के तहत अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और अगर ट्रक का ड्राइवर सड़क पर घायल को छोड़कर भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ट्रांसपोर्टर्स इस कानून का विरोध कर रहे हैं, 2 दिन से हड़ताल पर थे। इसीलिए आज होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्टर से बात की, उनको समझाया कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसको लेकर जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी शक शुबे हैं, वो सरकार दूर करेगी। अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि सरकार ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की सभी आशंकाओं का समाधान करेगी। मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से चेयरमैन बल मल्की सिंह ने कहा, सरकार ने उनको भरोसा दिया है कि हिट एंड रन से जुड़ा विवादित सेक्शन लागू नहीं होगा, इसलिए उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है। ये सरकार ने स्पष्ट किया है कि आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होएगा, एक प्रक्रिया है। असल में पिछले 2 दिन से देश के कई हिस्सों में ट्रांसपोर्टर्स और ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर थे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज यूपी के मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स का एक प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। मैनपुरी के करहल इलाके में ट्रक ड्राइवर्स ने सड़क पर जाम लगा दिया। जब पुलिस वाले जाम खुलवाने पहुंचे तो ड्राइवर्स ने पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस छोड़नी पड़ी। हड़ताल ट्रक ड्राइवर्स ने शुरू की थी और अब इसमें बस और ऑटो के ड्राइवर्स भी शामिल हो गए थे। सबकी शिकायत एक ही थी, हिट एंड रन के मामलों में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उसके बाद उनके लिए गाड़ी चलाना रिस्की हो गया है। अगर वो घायल को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय रुकते हैं तो खुद उनकी जान पर बन आएगी। अगर वो जान बचाकर भागते हैं तो कड़ी सजा और भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने भरोसा दिया कि ट्रांसपोर्टर्स के इन शक शुबों को दूर किया जाएगा। सरकार ने ट्रांसपोर्टर से बात की, हड़ताल को खत्म करवाया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक से कई शहरों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ने लगा था। दूध और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे थे। इसलिए ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक को खत्म कराना जरूरी था। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को भी समझना चाहिए कि जो नया कानून बना है वो उनके खिलाफ नहीं है। हमारे देश में सड़क हादसों में 90% घायल सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता। अगर लोगों को पता होगा कि एक्सीडेंट के बाद अगर घायल को हॉस्पिटल ले गए तो सजा कम होगी और अगर भागे तो सजा ज्यादा होगी, तो हो सकता है असर पड़े, हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को अपनी बातचीत में इस कानून का जो ह्यूमन पक्ष है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जापान में हुए विमान हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। जापान में आज एक बड़ा प्लेन एक्सीडेंट हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और एक विमान का पायलट गंभीर रूप से जख्मी है।
घटना जापान की राजधानी टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर हुई। जापान एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के वक्त रनवे पर खड़े कोस्ट गार्ड्स के दूसरे एयरक्राफ्ट से टकरा गया। इस हादसे के बाद एयरक्राफ्ट में आग लग गई और इस प्लेन में कुल 379 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित बच गए। इस हादसे के बाद जापान के कोस्ट गार्ड के 5 कर्मचारियों के मारे जाने की खबर मिली, जबकि जापान एयरलाइंस के 379 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। हालांकि बाद में जापान एयरलाइंस के विमान भी आग में जलकर खाक हो गया। टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट जापान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। माना जा रहा है कि जापान एयरलाइंस के पायलट ने गलत रनवे पर अपना विमान उतार दिया था, उसी की वजह से यह दुर्घटना हुई। इतने बड़े हादसे में जब पूरा विमान जल गया और उसमें सवार सभी मुसाफिर सुरक्षित बच गए, तो ये वाकई में हैरान करने वाली बात है और इसके लिए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।